मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। काफी बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग लेकर आए हैं और आप लोगों की ये मान के चलिएगा कि हर तरफ से बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाली है, चाहे फिर वो स्टैटिक जीके हो या फिर कंसेप्चुअल, तो हर तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए कि आप लोगों को ये मेरा सेशन जो है करंट अफेयर का ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी मेहनत पर पानी मत फेर देना आप लोग, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए करंट अफेयर तैयार किया जाता है। देखिए, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए आप लोगों को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़कर चलना है, तो यू टर्न आपको कभी भी नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। भारत ने फिलिस्तीन मामले में कहा तटस्थ रहना पुरानी रणनीति। देखिए, हम लोग बात करें कि जब नॉन अलाइन मूवमेंट चला था तब भी भारत ने ही किसी का भी पक्ष नहीं लिया था। ना तो वो रशिया के पक्ष में था और ना ही अमेरिका के पक्ष में था, वो नॉन अलाइन था और उसी ने ही नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी और वही दौर आज भी है। क्या है कि एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है फिलिस्तीन, तो दोनों में से वो किसी को भी साथ नहीं दे रहा है। वो मानता है टू स्टेट पॉलिसी को। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है टू स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो टू स्टेट पॉलिसी में क्या होता है कि वो दोनों ही जो नेशंस हैं उनका अस्तित्व मानता है। ठीक है, तो यहां पर वो पैलेस्टाइन का भी और इसके साथ में इजराइल जो है, इन दोनों को ही वो तवज्जो देता है। ग्रीन कार्ड पर देश आधारित सीमा हटाएगा अमेरिका। देखिए, यूएसए के अंदर 2019 से लेकर 21 तक, मतलब अभी की हम लोग बात करें जून 21 तक, एक बिल जो है वो बार बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है ईगल एक्ट 2021। ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बार बार। इसमें क्या है कि जो भी बाहर से इमिग्रेशन के तहत लोग आते हैं उनकी लिमिट जो है वो 7% से इंक्रीज करके 50% जो है वो की जानी चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बिल जो है वो बार बार अटक क्यों जाता है, पास क्यों नहीं हो पाता? देखिए, बाहर से यदि लोग जो आ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो यूएसए में रहने वाले हैं परमानेंट मेंबर जो हैं वहां के, उनकी जॉब पर कहीं ना कहीं खतरा आ जाएगा। यदि बाहर से ज्यादा लोग वहां पर आएंगे तो पर कैपिटल इनकम जो है वो भी उस पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। यदि ज्यादा पॉपुलेशन बाहर से आएगी तो वहां पर जो रेंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, इसके मद्देनजर ये एक्ट जो है वो पारित नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखना अब होगा कि ये वहां पर अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यदि ये पास होता है तो ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से, मतलब अगले साल जो है ये लागू हो जाएगा। अभी पास होगा तो अगले साल ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 7% से 15% जो है ये लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल में बेनेट की ताजपोशी की तैयारी। इजराइल के अंदर बेनेट, मतलब कि वहां पर यह इतिहास रहा है कि आज तक कॉलिशन गवर्नमेंट कभी भी नहीं बनी है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो 12 साल से वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उनको हटाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो चुकी हैं और उन्होंने अब गठबंधन बनाया है, कॉलिशन जो है वो बनाया है ताकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनको हटाया जा सके। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है वो है नेफ्तली बेनेट और ये माना जाता है कि यदि ये सत्ता के अंदर आए तो वेस्ट बैंक को ये साफ कर देंगे। ये इनका ये दावा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा कट्टर है टूवर्ड टू इजराइल। ठीक है, तो और ये जो है वो पाकिस्तान के भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। कई स्टेटमेंट इन्होंने पहले भी दिए हैं। तो अब ये हो सकता है कि नेफ्तली बेनेट जो है ये राष्ट्रपति के सामने क्या कर दे, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दे। अनाथ बच्चों के संरक्षक होंगे डीएम, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के चलते हुए, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाए और रिकॉर्ड बनाने के लिए
एक पोर्टल है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, अभी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है, इसके तहत सभी बच्चों को वहां पर रजिस्टर किया जाए ताकि जो भी हर संभव प्रयास है, जैसे इकोनॉमिकली है, एजुकेशनली है, हर तरीके से सरकार उनकी मदद कर सके। एक और स्वदेशी टीका जल्द, 30 करोड़ डोज का करार। तो ये जो है टीका, ये बनाने जा रही है भारत की ही एक कंपनी जिसका नाम है बायोटेक ई। ये जो है कंपनी, ये बनाएगी अब इस टीके को। देखिए, भारत के अंदर पहले से ही कोवैक्सीन है, लेकिन कोवैक्सीन जो है वो इंडिजिनियस तो है, स्वदेशी तो है, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी मान्यता नहीं मिली है। जहां तक हम लोग बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड का तो आप लोगों ने नाम सुना ही है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये केवल प्रोड्यूस करता है, बनाता है ये किसको, कोविशील्ड को। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो कहां का है, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, वहां की बाहर की जो कंपनी है उसका ये फॉर्मूला है। इसको तो केवल कोविशील्ड को भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अब जो है वो एक और स्वदेशी टीका जो है वो जल्द आने की तैयारी के अंदर है। ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में एक बार फिर IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसने जगह बनाई है। पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज ग्रीन एयरपोर्ट। देखिए, ग्रीन एयरपोर्ट का मीन्स ये होता है कि ये एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशंस हैं उनको क्या करे, ये कम करे, जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कम करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टिक बैन है इंडिया के अंदर, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव जो हैं वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लिए हैं और इसने उस लिस्ट के अंदर जगह बना ली है। और ये लिस्ट जो थी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा जारी की गई थी। गरीबों और वंचितों के राशन कार्ड के लिए चलेगा विशेष अभियान। राशन कार्ड के लिए ही क्यों, आप लोगों ने एक अभियान देखा होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, ये आपने इनिशिएटिव देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट का। यदि आपके पास में राशन कार्ड है तो आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, वहां पर आपको राशन मुहैया करा दिया जाएगा। तो कहीं भी आप फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है इसके तहत आपको राशन ना मिले, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये स्कीम लाई गई है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास में राशन कार्ड भी तो नहीं है, इसीलिए अब क्या किया जाएगा कि राशन कार्ड जो है वो सबसे पहला उनका बनाया जाएगा और फिर उनको फूड सप्लाई जो चेन है इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जरूरत के उत्पादों व सेवाओं के लिए बुजुर्गों को अब नहीं पड़ेगा भटकना। देखिए, बुजुर्ग जो है, वैसे मैं आपको बताऊं कि बुजुर्ग सबसे देश जो है वो है जापान, और बुजुर्ग होता हुआ जो कंट्री है वो है चाइना। इंडिया की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया के अंदर 2026 तक 12.5% जो है वो बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जबरदस्त रहता है। इनके एक्सपीरियंस को यूज करके, मान लीजिए कि आपकी एज 20 इयर्स है, इनके यदि 50 साल के एक्सपीरियंस को आप यूज करेंगे तो इनकी एज का हाफ जो है, मतलब 25 साल, वो एक्सपीरियंस आपकी एज के अंदर काउंट हो जाएगा और आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा 45 इयर्स का, है ना। बड़ी बेहतरीन बात। तो बुजुर्ग जो हैं इनके लिए सेज परियोजना जो है वो चलाई गई है ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, ये उन तक पहुंच जाए। भारत पाक में बरसों से अविश्वास का माहौल, रातों रात नहीं होगा बदलाव। सोच के देखिए कि आपके दोस्त ने आपके साथ में दगा किया है, एक बार नहीं 10 बार किया है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या नहीं करेंगे। इसीलिए भारत जो है, भारत के पाकिस्तान के साथ में रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो रातों रात जो है उसमें बदलाव नहीं होगा। बेसिकली हुआ क्या था कि सीज फायर जो है उसको 100 दिन हो चुके हैं और हमारे जो थल सेना प्रमुख हैं नरवणे जी, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी बॉर्डर पर सोल्जर तैनात हैं इन सब से मुलाकात की और ये विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी विश्वासघात कर सकता है, रातों रात उसमें बदलाव नहीं होगा।
कोविड से अनाथ हुए बच्चों को आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत मिलेगा प्रवेश। पहले तो ये देखिए कि आरटीई क्या है। देखिए ये जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। हमारे देश के अंदर कई माइनॉरिटीज बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, इसके साथ में सोशल कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो इनको एजुकेशन दिलाने के लिए 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लाया गया था। और यदि हम लोग बात करें कि किस आर्टिकल के तहत इसको लाया गया था तो वो है आर्टिकल 21A, और इसके अंदर ही इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली ये आर्टिकल 21A जो था ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 के अंदर शामिल किया गया था। और आर्टिकल नंबर 45 मतलब डीपीएसपी के अंदर उल्लेखित था, और वहां से फिर इसको जंप करवाया गया कहां पर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, तो हमारे सितारे कौन हैं, आप है। देखिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आता हूं, तो आपका जो भी फीडबैक है ये मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि आप लोग जो बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसमें इंप्रूव भी करूंगा। क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो है आप बहुत तेज बोलते हैं, आपकी आवाज जो है वो काफी ज्यादा हाई टोन के अंदर हमारे कानों के अंदर पड़ती है। तो कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है वो सिद्धांत सर ने डाले हैं। लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम आती है इस ऐप से रिलेटेड वो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। तो आपकी जो टारगेट है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, विच हैज बीन मेड द ग्लोबल होस्ट कंट्री ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून। 5 जून जो है मतलब आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। तो आज जो है ग्लोबल होस्ट कंट्री किसको बनाया गया, तो यहां पे आंसर क्या रहेगा, पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। जी हां, बिल्कुल पाकिस्तान ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मुझे पता था कि आपकी नजरें जो है वो इंडिया पर टिकी हुई थी, लेकिन नहीं, पाकिस्तान जो है ये क्या है, इस बार होस्टिंग कंट्री है। देखिए इस बार जो है इसकी थीम क्या है, वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, 1974 के अंदर ये पहली बार इसको अनाउंस किया गया था यूएन के द्वारा। और उस समय जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ जो है ये इसकी थीम थी। 2020 के अंदर जो इसकी थीम थी, 2020 के अंदर वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो एनवायरनमेंट डे के तहत हम लोग इस चीज को भी सीखना चाहते हैं कि पॉल्यूशन जो है, पॉलीथीन जो है, इससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है, इफ यू कैन नॉट रीयूज इट बेटर रिफ्यूज इट। तो आप रिफ्यूज करें यदि इसको रीयूज जो है वो नहीं कर सकते। तो बहुत ही बेहतरीन बात है। यहां देखिए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस to generate awareness about the significance of nature and greenery. The United Nations Assembly established World Environment Day in 1972, और जब से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया है वो है 1974 के अंदर। और फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहां पर इस चीज को डिसाइड किया गया था। तो 1974 के अंदर ये सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है। यहां 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इस बार थीम है। और यहां आप लोग देखिए, पाकिस्तान विल बी द ग्लोबल होस्ट फॉर द बिग डे, ठीक है। तो पाकिस्तान को इस बार जो है वो ग्लोबल होस्ट बनाया गया है।
This day will also see the launch of UN Decade on Ecosystem Restoration। तो 2020 के अंदर जो इसकी थीम वो भी आप लोग देख सकते हैं, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी जो है ये क्या बनाए गए हैं? नए डेप्यूटी चीफ बनाए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है एचएस अरोड़ा का स्थान जो है इन्होंने लिया है। ठीक है, तो विवेक राम चौधरी जो है वो आप लोग यहां पे नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग मतलब डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आप लोग याद रखना रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो थी इनको बनाया गया था, लेकिन इनका जो कार्यकाल था वो 5 मार्च को, इनका टेन्योर 5 मार्च 2021 को खत्म हो रहा था। फिर इसको जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए कि जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन गठित करने की जरूरत ही क्यों है? आप लोग एक आर्टिकल पढ़ते होंगे, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां के इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में दिल्ली और पौंडीचेरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भी तो अपने आप में एक लेजिस्लेटिव असेंबली रखता है। तो जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा तो इसकी कितनी सीट्स होंगी, इसी के लिए ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो गठित किया गया है। तो रंजना प्रकाश देसाई जो हैं इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। भारत का कौन सा एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो आप लोग याद रखना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो शामिल किया गया है। देखिए ये जो है ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप लोग याद रखना इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल जो है इसके द्वारा ये लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। अब इंदिरा गांधी को हमने क्यों चुना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को? इसका रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि एनवायरमेंटल जो कंजर्वेशन है इसके लिए इसने हमेशा प्रयास किए हैं। इसके साथ में ही इसको शामिल किया है किसमें? प्लेटिनम जो कैटेगरी है इसमें शामिल किया है। जबकि हैदराबाद जो एयरपोर्ट है, हैदराबाद के एयरपोर्ट को शामिल किया है किसमें? गोल्ड कैटेगरी के अंदर, गोल्ड कैटेगरी में उसको शामिल किया है। यहां पर आप लोग ए ऑप्शन देख पा रहे हैं, कुशोक एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ठीक है, त्रिची एयरपोर्ट जो है ये भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कैंपेगौड़ा जो है वो भारत का सबसे पहला सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड पहला एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर के अंदर स्थित है। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट ने और क्या काम किए थे? 532 टन कार्बन जो है इसका एमिशन कम किया था। इसके साथ में ही 2.14 लाख लीटर जो है यानी कि 2.14 लाख लीटर फ्यूल जो है इसको इसने बचाया था। ठीक है, प्लेन्स के अंदर। इसीलिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जो है वो ग्रीन एयरपोर्ट की सूची के अंदर शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां आप लोग न्यूज देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की, आईजीआई गेट्स ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इनिशिएटिव। चलिए यहां पर मेनली हम लोग एयरपोर्ट देख लेते हैं। यहां पे एक तो है अमृतसर एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल है, दिल्ली एयरपोर्ट है, अहमदाबाद है, इसके साथ में मुंबई है, पणजी है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है और गुवाहाटी है। और भी कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। इनके अलावा और भी कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखा तो वो दिल्ली एयरपोर्ट है। ठीक है, फिर यहां पर हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद एयरपोर्ट ये क्या है, इसको भी दिया गया है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट है प्लेटिनम के अंदर और ये किसमें है? गोल्ड के अंदर। चलिए राजस्थान सरकार ने बजट 2021-22 में कौन सी कैशलेस जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो घोषित की है? तो आप लोग याद रखना चिरंजीवी योजना।
चिरंजीवी योजना जो थी इसको अनाउंस किया था। इसमें क्या है कि जो भी बीपीएल श्रेणी के अंदर है उनको तो बिल्कुल फ्री जो है वो इसके अंदर इंश्योरेंस दिया जाएगा, लेकिन जो इसमें सक्षम है उनसे 50% जो है वो इसमें क्या ली जाएगी, राशि ली जाएगी। देखिए, राजस्थान भारत का दूसरा ऐसा स्टेट बना था जिसने पेपरलेस बजट जो था वो प्रस्तुत किया था, ठीक है। जबकि भारत का पहला राज्य है जिसने पेपरलेस बजट जो था वो प्रस्तुत किया था, तो वो कौन सा था, वो था यूपी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना। और ऐसी कैशलेस बीमा योजना लाने वाला भारत का पहला राज्य भी राजस्थान ही है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है, तो आप लोग याद रखना चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इसमें क्या है कि जितना भी आपने कार्स के थ्रू, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके थ्रू कार्बन जो एमिशन किया है उसको ये ऐप जो है वो क्या करती है, मेजर कर लेती है। तो चंडीगढ़ आप लोग याद रखना। कोविड 19 के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका डाटा किस पोर्टल पर उपलब्ध है, तो आप लोग याद रखना ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है, यहां पर उनका डेटा जो है वो मिल जाएगा। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है वो डीएम को बनाया गया है। तो डीएम क्या करेंगे, जितने भी अनाथ ऑर्फन जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसको कहां पर देंगे, उसका रिकॉर्ड ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है यहां पर बताया जाएगा। और इसके तहत जितने भी बच्चे हैं उनका सबका डेटा तैयार किया जाएगा और सरकार के द्वारा इनकी हेल्प की जाएगी। यहां पर आप लोग देख रहे हैं बाल स्वराज पोर्टल, तो जो ये भी एक नेशनल लेवल पर एक पोर्टल है जहां पर कोविड 19 के तहत जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो भी यहां पर रखा जाता है। फिर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को जो सहायता राशि दी जाएगी वो इसी पीएम केयर्स फंड्स के तहत दी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए सक्षम योजना, ये किसकी है, जम्मू कश्मीर की योजना है। इसके तहत भी कोविड 19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी पूरी जो है वो हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर एक परेशानी क्या आ रही है कि जो बच्चे मान लीजिए अनाथ हो चुके हैं उनकी जो संपत्ति है, अब हो सकता है कि मान लीजिए कोई उस पर कब्जा कर ले, अवैध कब्जा कर ले या फिर उसको बेच दे, तो इसकी जो निगरानी है वो डीएम के हाथ में रहेगी। तो डीएम क्या करेंगे, उसकी पूरी सुरक्षा संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार किस भाषा में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भाषण दिया गया, तो आप लोग याद रखना कि उन्होंने एक श्लोक जो था, बेसिकली श्लोक था, वो संस्कृत के अंदर उसका उच्चारण किया था। संस्कृत के अंदर प्रकाश जावड़ेकर ने यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे इसको अनाउंस किया था, मतलब इस श्लोक को पढ़ा था। और इस श्लोक के अंदर ये जो श्लोक है ये है यजुर्वेद का, ठीक है, ये है यजुर्वेद का। हम लोग बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर टोटल होते हैं 10 मंडल। ऋग्वेद में होते हैं टोटल 10 मंडल। 1028 जो हैं वो उसमें सूक्त होते हैं, जबकि 10,800 जो है वो श्लोक होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। ये पूरे जो हैं ये ऋग्वेद के अंदर है। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर एक है देवी सूक्त, ठीक है, देवी सूक्त। और इसी में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए वेद त्रयी का आप लोगों ने नाम सुना है, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी क्या होता है, एक तो होता है यजुर्वेद, ठीक है, फिर होता है ऋग्वेद और फिर इसके साथ में होता है सामवेद। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है वेद त्रयी, जबकि एक इसमें बच जाता है, कौन सा, अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं होता है। तो इनकी रचना किसने की थी, वेदों की रचना करने वाले कौन थे, तो महर्षि कृष्ण देव पायन जो थे इन्होंने रचना की थी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो हाथियों और मगरमच्छों की टैगिंग करेगा, तो उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला राज्य है। ये टैगिंग जो है ये सैटेलाइट से की जाएगी, ठीक है, सैटेलाइट से ये टैगिंग की जाएगी कि उनका एनवायरनमेंट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, हैबिटेट्स के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, उनकी संख्या में कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये सारा उसको किया जाएगा। तो उत्तराखंड के अंदर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहां पर ये निगरानी जो है वो की जाएगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको 1936 के आसपास, आप लोग एक बार ईयर जो है वो कंफर्म कर लेना। अरे आपको समझ में तो आ रहा है ना ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कितने डॉलर का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, मतलब इन्होंने ये कहा है
कि वुहान लैब से जो है, वुहान लैब से ये कोरोना वायरस निकला है, वहीं पे इजाद हुआ है। और ये अगर तथ्य सही पाया जाता है तो चाइना के ऊपर $10 मिलियन जो है ये इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सी पार्टी से हैं, वो है रिपब्लिक पार्टी से। तो ठीक है, तो रिपब्लिक इनकी पार्टी है, जबकि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो अब देखिए कि इस पिक्चर के अंदर देखिए कि इनको पता कैसे लगा। बेसिकली इन्होंने कहा कि यूएस के जो हेल्थ एडवाइजर हैं उनकी द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट जो थे वो इनको सौंपे गए थे, जिसके तहत ये पता लगता है कि वुहान की लैब से ही ये वायरस जो है वो निकले हैं। और अगर $10 मिलियन जो है, $10 ट्रिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, ट्रिलियन जो है, बहुत बड़ी राशि है। यदि हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना की जो जीडीपी है उसका 50% जो है उसके बराबर है लगभग $10 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप लोग कि अब यदि मान लीजिए कि ये केस यदि चलता है तो चलेगा कहां पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, वहां पर ये केस चलेगा, जिसके मुख्यालय कहां पर है, हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हैग के अंदर, स्विट्जरलैंड जो है वहां पर हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, वहीं पर ये केस चलेगा। और यदि ये केस जीत जाते हैं तो $10 ट्रिलियन जो है वो उन सभी में बांटा जाएगा जहां पर इस कोविड-19 के शिकार लोग हुए हैं। हर देश के अंदर इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इन विच ऑर्डर हैव बीन गिवन टू यूज ई व्हीकल्स। तो ई व्हीकल्स जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ये ऑर्डर पास किए गए थे कि जितने भी गवर्नमेंट पर्सोनल जो हैं वहां पर यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को। भारत के पहले वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने भारतीय मानसून को 270 लाख वर्ष पुराना बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर है डॉक्टर साजिद अली। डॉक्टर साजिद अली जो थे इन्होंने बताया था। और साजिद अली कहां काम करते हैं, ये काम करते हैं बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है कहां पर, लखनऊ के अंदर, वहां पर ये काम करते हैं डॉक्टर साजिद अली। इन्होंने बताया है कि भारत का जो मानसून है वो 270 लाख वर्ष पुराना है। देखिए इस बार जो है वो मानसून थोड़ा लेट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो पहले इस पोस्ट पे थे, अब बनाया गया किसको, डॉक्टर पैट्रिक अमोट जो हैं इनको इस पोस्ट पर तैनात किया गया है। इनको ये कुर्सी दी गई है और इनका जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल का रहेगा। ठीक है, जैसे 1 साल तक रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वैसे ही अब रहेंगे 1 साल तक डॉक्टर पैट्रिक अमोट। और ये किस देश से हैं, ये हैं किससे, केनिया से हैं। ठीक है, केनिया से इनका संबंध है। देखिए केनिया के अंदर माउंट केनिया जो है ये काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसकी जो चोटी है, पीक जो है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर लाइन के, विषुवत रेखा के ऊपर ऐसा कौन सा माउंटेन है जो कि जिसकी चोटी जो है, पीक जो है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। बहुत देखिए इक्वेटर पे स्थित है फिर भी बर्फ से, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो के साथ में भी यही कंडीशन है कि उसकी जो पीक्स हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। तो WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और टेड्रस आधानोम जो हैं ये अभी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए, सतत विकास के लक्ष्यों में भारत का 192 देशों में कौन सा स्थान है, तो 192 जो कंट्रीज हैं इसके अंदर भारत का स्थान है कौन सा, 117 जो है ये भारत का स्थान है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई थी, ये नीति आयोग जो है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इस इंडेक्स के अंदर सबसे पहला जो था वो केरल रहा था। ठीक है, सबसे पहला केरल रहा है, उसके बाद में सबसे लास्ट जो है वो कौन सा रहा है, बिहार रहा है। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सेकंड नंबर पर कौन से 2 स्टेट जो हैं वो रहे हैं एक साथ।
एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क जो है वो कहाँ किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा मवेशी पार्क, मतलब पशुओं को रखने के लिए एक पार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है, सबसे बड़ा है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की जो इरोड हल्दी है इसको जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ का एक ताला है, कौन सा? डिंडीगुल ताला। तो डिंडीगुल ताला जो है इसको भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग सबसे पहले 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। बुजुर्गों की सहायता व सुविधा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखना, वो है सेज। सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयरिंग एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और इसी किस मंत्रालय के द्वारा, ये जो इसमें मिनिस्ट्री है वो है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और इसके जो मंत्री हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, याद रखना। और ये कब से शुरू होने जा रही है? 5 जून 2021 से योजना जो है ये शुरू होने जा रही है। देखिए, भारत के अंदर 2001 के अंदर जो बुजुर्ग थे इनकी संख्या थी 7.5%। अभी 2021 के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो है 9.5%, और 2026 तक ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 12.5%। तो जितनी भी फैसिलिटीज हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो भेजे जाएंगे, वो उपलब्ध कराए जाएंगे, किनके लिए? बुजुर्गों के लिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, ये जो सेज परियोजना है, इस परियोजना के तहत एक स्टार्टअप जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। एक स्टार्टअप जो है उसको इनवाइट किया जाएगा कि क्या आप ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप के द्वारा ये किया जाएगा। आपके द्वारा आयुष्मान अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत ये है। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसको शुरू किया गया था, जिसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता है। और इसी का लाभ जो है वो एमपी ने पहुंचाने के लिए आपके द्वारा आयुष्मान जो योजना है इसको लॉन्च किया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है? तो वो किस नदी के ऊपर है? चेनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है। कितनी हाइट है इसकी? 359 मीटर जो है ये इसकी हाइट है। चेनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 1315 मीटर है। और जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, तो 2004 से ही ये बनना शुरू हो गया था। कहाँ स्थित है? ये स्थित है बारामूला का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बारामूला कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर बारामूला स्थित है। वहीं पर जो है ये पुल बनाया जाएगा। चलिए, टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की कौन से संस्थान को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो आप लोग याद रखना, यहां पर आंसर है आईआईएससी बेंगलोर। इसको हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो मिली है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग बी ऑप्शन जो देख रहे हैं वो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। तो ये चाइना की है, और इसी को क्या मिला है? इसी को फर्स्ट रैंक जो है वो मिली है। सेकंड रैंक पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पैकिंग यूनिवर्सिटी। पैकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये भी क्या है? सेकंड रैंक पर है। आईआईटी रोपड़ आप लोग देख रहे हैं, तो आईआईटी रोपड़ की जो रैंक है वो है 55, और आईआईटी इंदौर जो है इसकी रैंक है 78। देखिए, इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। तो आईआईटी और आईआईएम दोनों जहां स्थित है वो एकमात्र शहर कौन सा है? वो है इंदौर। यहां पर 2020 की रैंकिंग हम लोग देख सकते हैं। 2020 की रैंकिंग के अंदर आईआईएससी बेंगलोर को 36 मिला था रैंक, और इस बार जो मिला है वो कौन सा है? 37 है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर आप लोग देखिए आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ जो है इसको रैंक मिला था 47, और इस बार कौन सा मिला है रैंक? ये मिला है 55। तो काफी ये और नीचे आ गया है। इसके बाद में इंदौर देखिए, इंदौर है पहले था 55 पे, अब पहुंच गया है 78 पर। तो सुधरने की बजाय हालात बिगड़ और गए हैं यहाँ पे। तो खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? गुलमर्ग के अंदर ये किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? 26 फरवरी से 2 मार्च तक। 26 फरवरी से 2 मार्च तक ये किया गया था। हाल ही में किस मछली को आईयूसीएन के द्वारा
लीस्ट कंसर्न के अंदर, ठीक है। तो लीस्ट कंसर्न के अंदर शामिल किया गया है, तो वो कौन सी है? ब्लू फिन महसीर जो मछली है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। जबकि गोल्डन महसीर जो है इसको रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो ये तो है रेड लिस्ट के अंदर और ये है किसमें? लीस्ट कंसर्न के अंदर, ठीक है। और इनकी संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास में है? वो है टाटा पावर के पास में। टाटा पावर जो है वो एक संस्था है जो कि मछलियों का संरक्षण करती है, जैसे मुर्गियां हैं और कछुओं के जो अंडे हैं, ठीक है। बेसिकली टाटा पावर क्या करती है कि आर्टिफिशियली तरीके से ये जो जीव हैं, कछुए हैं, मछली हैं, मुर्गे हैं, इनके क्या करती है? इनके अंडों को आर्टिफिशियली इनसे बच्चे जो है वो पैदा करने के काम ये करती है, ठीक है। तो ये जो ब्लू फिल्म महसीर मछली है ये मीठे पानी में पाई जाती है। और यदि कोई मान लीजिए कि कोई भी पॉल्यूशन होता है या फिर हम लोग कहें कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डीओ जो है ये कम आने लगती है, तो उस कंडीशन में ये मछलियां जो हैं ये संकेत देती हैं, ये मरने लग जाती हैं। चलिए यहां पे आप लोग जो सी ऑप्शन देख रहे हैं वो है लॉटीरिया मायरा। तो ये क्या है? ये तो एक मेंढक की प्रजाति है जो कि अभी रिसेंटली पाई गई थी चॉकलेटी कलर के अंदर। और कहां पर पाई गई थी? न्यू गिनी के अंदर। सीनोवैक, बेसिकली ये तो चाइना की एक वैक्सीन है, चाइना की एक वैक्सीन है। सीनोफार्म के बाद में सीनोवैक जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल दिया गया है और ये वर्ल्ड की 8वीं वैक्सीन बनी है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू फिन जो है मछली के ऊपर, ये तो कौन सी है? ब्लू फिन महसीर। और ये गोल्डन फिन आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर गोल्डन कलर का, तो ये कौन सी है? गोल्डन महसीर मछली है। चलिए, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो के तहत किस उत्पाद जो है, कौन से प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा? तो बैम्बू जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, एक तो है नेशनल बैम्बू मिशन, इसके साथ में ही एक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि बांस के जितने भी सामान हैं, प्रोडक्ट हैं, इनको कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा या फिर मान लीजिए कोई होल सेलर है उस तक इन बांस के प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाया जाएगा ताकि खरीदार जो हैं वो यहां तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए खरीदारों के लिए एक जो है बीच में ब्रिज का काम करेगी ये विंडो, ठीक है। तो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो जो है इसका निर्माण किया गया है एज ए मीडिएटर, ताकि कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में ये कनेक्शन क्रिएट कर सके। हाल ही में ईरान के कौन से सबसे बड़े जहाज में आग लगने के कारण वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो इसमें कौन सा है? वो है खर्ग, ठीक है। तो ये जो खर्ग है इस जहाज को ब्रिटेन ने निर्मित किया था, ब्रिटेन ने बनाया था और अब जो है ये पानी के अंदर डूब गया है। इसमें आग लग गई थी। और आग क्यों लगी थी? क्योंकि इसमें कई सारे जो प्रोडक्ट्स थे, कॉस्मेटिक्स थे, वो पूरा ये भरा हुआ था, काफी हेवी था, जिसके कारण इसमें क्या हो गई? इसमें आग लग गई। यहां पे आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं आईएनएस राजपूत, अभी इसको 21 मई को डीकमीशन किया गया है। इसके बाद में आईएनएस त्रिकंत, तो ये क्या है? ये कतर देश से जो भी कोविड सामग्री है वो लेके आया था आईएनएस त्रिकंद, ठीक है। हेरोन क्या है? ये एक ड्रोन है। हेरोन जो है वो तो ड्रोन है जिसको हम लोग इजराइल से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे खर्ग जो है काफी बड़ा ये जहाज है और यहाँ पर लिखा हुआ है ईरान, यह है ओमान। इसके बीच में यहाँ पर जो वाटर स्ट्रेट है वो कौन सी है? हार्मुज वाटर स्ट्रेट है और ये जहाज इसकी लोकेशन यहीं पर थी। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ये डूब गया था। चलिए, 4 जून के जो करंट अफेयर है इनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में दूसरे स्थान पर कौन से 2 राज्य रहे हैं? ये तो मैंने आपको आज पूछा भी है। तो इसमें कौन कौन से रहे? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा नकली सूरज बनाकर उसका तापमान 101 सेकंड तक अधिकतम रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो वो कौन सा देश है? चाइना है। तिलहन व दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम? तो वो कौन सा है? सीड मिनी किट प्रोग्राम। आईसीएमआर के द्वारा कौन से नए कोविड-19 किट को मंजूरी दी गई है? तो पैन बायो है। किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो वो है महाराष्ट्र। भारत में मौजूदा अस्पतालों के बेड का रियल टाइम अपडेट जो है इसके लिए यूएसए के साथ समझौता किया गया है। नासा के द्वारा वीनस जो ग्रह है इसके लिए कौन से 2 मिशन हैं? तो एक तो है द विंची प्लस और फिर है वेरिटास। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड डायोब जो है इनको सम्मानित किया गया है। रेड टूरिज्म जो है वो चाइना का है।
इसराइल के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो कौन हुए हैं? इसाक हेरोद जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। किस भारतीय छात्र को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो वो है तस्नीम असलम, जो हैं केरल के रहने वाले हैं और बेसिकली यूएई के अंदर ही रह रहे हैं। इनसे पहले संजय दत्त को भी गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क के अंदर चीते लाए जाएंगे? तो आप लोगों को मुझे जो है वो आंसर करना है। कोई भी आपकी क्वेरी जो है वो आप लोग मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक है कि सर आप इसमें कोई सुधार कीजिए, लेक्चर के अंदर इस चीज को आप इंक्लूड कीजिए, तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, ये तो बता दीजिए कि आप लोगों को ये करंट अफेयर का सेशन कैसा लगता है? कहीं मेरी मेहनत के ऊपर आप लोग पानी तो नहीं फेर दोगे? तो मेरे साथ में हमेशा बने रहना और इस लेक्चर को शेयर करते रहना। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।